थी। एक तरफ ऐसा मॉडल है आम आदमी पार्टी का मॉडल जहां पे जनता का पैसा जनता की सुविधाओं के ऊपर खर्च करो आप, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। और भाजपा का क्या मॉडल है कि जनता से पैसा लो और अपने उद्योगपति जो दोस्त हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त, उनका कर्ज माफ करो, उनके लिए टैक्स कट करो। तो यही तो लड़ाई हम लड़ रहे थे और जनता ने हमेशा उसी का साथ दिया है जो जनता के लिए काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने काम के बलबूते पे लड़े हैं और भाजपा केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अपने सारी ताकतों के साथ आम आदमी पार्टी को खत्म करने में तो पिछड़ रहे हैं आप। नहीं, देखिए ये सारे अभी तो रुझान आना भी शुरू नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से आप 2 घंटे का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको एक सटीक ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया। ठीक है जी मोहित, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। संजीव सर, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पोस्टल बैलेट की संख्या नहीं है राजधानी दिल्ली में। ये जो टैली है, आपको लगता है कि लगभग यही ट्रेंड नजर आ रहा है, एग्जिट पोल भी यही कह रहा है, या बदलाव हो सकता है? देखिए, अब जब रिजल्ट्स आने ही वाले हैं तो किसी भी किस्म का स्टिकिंग और नेक आउट या बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। तो अब 8:30 तक करीब पोस्टल बैलेट्स होते हैं, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। पहले राउंड की वोटिंग आई थिंक 9:45 के आसपास से जो रुझान आने शुरू होंगे जी, उनको हम उनको जेन्युइन रुझान देखेंगे। तो एग्जिट पोल्स ने तो जैसे लगभग ज़्यादातर ने बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा दिया है। जो सबसे विश्वसनीय पोल है उसने भी बीजेपी की बढ़त दिखा दी है एग्जिट पोल्स में। विश्वसनीय इन द सेंस जिसका सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो वो एक बड़ा उलटफेर होगा और आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे मेरा शुरू से कहना है कि ये चुनाव एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए करो या मरो या अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी जीत जाए बहुत अच्छी बात है उनके लिए, हार जाए कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं है, जीत जाए कोई बड़ा भारी किला फतेह नहीं। आम आदमी का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है और कांग्रेस का काफी हद तक मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उनका क्षेत्रीय दलों के साथ समीकरण कैसा रहेगा देश भर में उसको प्रभावित करेंगे ये चुनावों के नतीजे। अगर आम आदमी पार्टी हारती है जीतती है, क्योंकि उनको ज्यादा गंभीरता से या वो अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू सिद्ध कर देंगे इस इलेक्शन में। बिल्कुल एनके सर, लेकिन जो पोस्टल बैलेट हैं, क्या वो कोई ट्रेंड सेट करते हैं? क्या वो ये बताते हैं अगर इस वक्त की टैली के हिसाब से कि जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनकी पहली पसंद कौन है? क्या वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पहली पसंद कौन है? और क्या इससे कोई आकलन नजर आता है? हाँ, आमतौर पे तो ये माना जाता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं बाई एंड लार्ज वो बीजेपी को वोट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिटायर्ड हुए जो बुजुर्ग हैं 85 साल से ज़्यादा के, या जो आर्मी वगैरह में है, डिफेंस में है, या जो बाहर हैं, उनके बैलेट जब खुलते हैं तो ये माना जाता है आमतौर पे कि एक ज़माने में कांग्रेस को दिया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी का ये आया है प्रवाह, तो उसके बाद वो बीजेपी की तरफ उनका रुझान रहा है। लेकिन अभी बहुत एलिमेंट्री है और सच बात है कि पैकेटिंग और बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो ये इक्का दुक्का आया होगा, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन रुझानों को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो न दें, क्योंकि 20-25 मिनट कम से कम आपको रुकना होगा वो प्रोसेस शुरू होने में। ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि बैलेट नौकरी पेशा, ये जो आपके बैलेट्स है, जो पोस्टल बैलेट्स, इससे बीजेपी का रुझान हमेशा रहा है। तो इसको अभी देख के हम कोई निर्णय, और वो भी 1%, 1.2% है। 1 लाख अगर वोट है टोटल, तो आप समझिए कि टोटल 90 लाख वोट आपको काउंट करने हैं। तो ये मतलब बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें। ठीक है, आप करें 9 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, 9 बजे मैं जब तक आपके लिए कॉफी मंगाता हूं, हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? वहां किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की हलचल? देखिए, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऐसे पोलिंग स्टेशन में जहां पे 2 जगह रुझान आ चुके हैं। जहां पे सोमनाथ भारती की बात करें मालवीय नगर से, वो फिलहाल आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। देवली का भी रुझान आ गया है और उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों नेट टू नेट नजर आ रही है। और पोस्टल बैलेट की बात करें, पोस्टल बैलेट में कौन होता है? उसमें होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के, दिल्ली पुलिस के वो जवान जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन अपनी सर्विसेज की वजह से नहीं आ पाए, वो टीचर्स जिनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगी होती है, यानी जिनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा होगा इस बार
के बजट में, क्योंकि किस तरीके से 12 लाख तक के इस बार टैक्स रिबेट दी गई, उनका क्या रुझान होता है, उससे काफी हद तक ये भी तय होगा अनुराग कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वही तमाम लोग हैं जो नौकरी पेशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और लगातार पोस्टल बैलेट का काम चल रहा है। और लगभग 15 मिनट के बाद जो ईवीएम है वो भी खुलनी शुरू हो जाएगी। जी अनुराग, बिल्कुल। तो लगभग 10-12 मिनट का वक्त और बचा, लेकिन मनोज सर जो बात संजीव सर कह रहे हैं कि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से। आप सहमत हैं इस बात से, और ऐसा क्यों आपको लगता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी बनी थी, दिल्ली से ही बनी थी और दिल्ली के बाद ही उसका एक्सपेंशन हुआ। गुजरात में हो या गोवा में हो या फिर पंजाब में जो उनकी दूसरी सरकार बनी, तो दिल्ली में उनका और देखो ये भी एक मानने वाली बात है कि जो उनका पहला टेन्योर था, पहले टेन्योर में उनका जो काम था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, भले ही वो एजुकेशन में हो या वो हेल्थ सर्विसेज में हो या फिर उनकी जो एक इमेज थी एंटी करप्शन वाली इमेज, तो वो सारी की सारी चीज़ें लोगों को पसंद आई। लेकिन सेकंड टेन्योर में क्या हुआ कि उनकी जो इमेज थी, जिस एंटी करप्शन के नाम पर वो आए थे, वो इमेज उनकी पूरी ख़राब हो गई। शराब घोटाला जब हुआ तो उसका एक तो घोटाला था वो तो एक चीज़ थी, लेकिन दिल्ली में हर इंसान ने देखा कि उसकी गली में 4-4 शराब की दुकानें खुली हैं, तो औरतें उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो लोगों को लगता था कि कुछ गलत काम हुआ है, तो इसलिए शराब घोटाला जब सामने आया तो लोगों ने इसको माना कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। और जिस समय आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जिस समय में जेल में डाला था, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, तो भी सड़क में कोई पब्लिक आ गई है, उनके कार्यकर्ता सड़क में निकल कर आ गए हो, ऐसा नहीं था। अरविंद केजरीवाल भी जब जेल गए तो दिल्ली में कोई हलचल मची हो, ऐसा नहीं था। तो वो तो ऐसे में, और आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में बोलते थे कि अगर मैं करप्ट हूँ तो मुझे वोट मत देना। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए, और ख़ास तौर से क्योंकि ये आज की डेट में भी ये पार्टी सिटी फोकस्ड है, मतलब दिल्ली और पंजाब में ही है, तो ऐसे में अगर एक स्टेट से चले जाए, खास तौर से दिल्ली में जो आपका गढ़ रहा है, तो हाँ, जो कि गढ़ रहा है। दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये वो वोट है जो पहले की कांग्रेस के पास था काफ़ी हद तक। तो ये भी देखना पड़ेगा। मनोज सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है, इसलिए मैं आशावान हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो भरोसा दिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। मनोज सर कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में तो मेरे को लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा जो ट्रेंड हमारे सामने आ जाएंगे। मैंने देखा कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली में, दिल्ली कैंट, उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल सिर्फ 47,000 है। तो आप देखिएगा कि 47,000 को काउंट करना वो कोई, मेरे को लगता नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर का काम, मतलब मैक्सिमम 10 बजे तक स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो जाए। और 2 लाख से ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ 5-6 ही है। बिल्कुल। इनके सर, आपके हिसाब से वो कौन से 1-2 बड़े मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द इस चुनाव को लड़ा गया दिल्ली में? देखिए, मुद्दा एक ही रहा है। वो गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो अरविंद केजरीवाल पे जो एक इमेज थी वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, तो एक गांधी की इमेज, एक आदमी जो कि एक छोटी सी गाड़ी में चला करता था। मैं अरविंद केजरीवाल के फ्लैट पे गया हूँ, एक बहुत ही मॉडेस्ट लिविंग थी उनकी जब वो थे। कोई चीफ मिनिस्टर कैसे वो दस्तखत किया होगा जिसमें कि करोड़ों रुपए का उसने बंगला बनवाया होगा, ये हर्ट किया लोगों को। जब ये सच है झूठ है ये एक अलग इशू है, लेकिन बीजेपी सक्सेसफुल रही जो उस अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व का कारण था। राइजन दैटर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अस्तित्व का कारण जो था वो था एक ऐसा नेता भारत में आया है जो कि करप्शन के खिलाफ एक जिहाद छेड़ रहा है, और उसकी जब ये इमेज आ जाए कि अरे साहब ये तो करोड़ों का मकान बनवा रहा है, ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो शीला दीक्षित के ज़माने के 60 एयर कंडीशन को लेके काफ़ी बड़ा हंगामा किए थे। तो जनता को ये बहुत हर्ट किया कि क्या ये यहाँ भी यही काफिर सनम निकला।
ये भी वही निकला जो कि बाकी लोग थे। ये मुझे लगता है कि जनता को हर्ट किया है, जिसकी वजह से अचानक जो 15% मुतवातिर लगा 2015 से आप देखें 13 से, तो जो लोग वोट देते थे 56% आपको, वो लोकसभा में देते थे उतना ही परसेंट बीजेपी को। तो इसका मतलब वो हर्ट हुए, वो जो 15% थे जो कि कमिटेड नहीं थे जी, वो हर्ट हुए और उन्होंने शिफ्ट कर दिया ये वोट। ये बात तो बहुत साफ है। ठीक है, लेकिन संजीव सर, जो बात एनके सर कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि थी, वो जब छवि धूमिल हुई उसके इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया। आपको लगता है कुछ और भी है जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव रहा इस बार? नहीं, मेरे ख्याल से जो बात एनके और मनोज दोनों कह रहे हैं उनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की आंधी पे सवार या उस कैंपेन पे सवार होके आए थे केजरीवाल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का उनसे मोह भंग हुआ, उनके साथी तो सबसे पहले ही समझ गए, छोड़ गए, पहले चंद महीनों में ही छोड़ गए थे उनके प्रमुख साथी। लेकिन जनता को केजरीवाल का इस बार बीजेपी ने काफ़ी एक तरह का पर्दाफाश किया या एक तरह से उनका नया चेहरा दिखाया, क्योंकि केजरीवाल एक इमेज के और एक आंदोलन की क्रिएशन थे, और वो जैसे जैसे इमेज डेंट हुई है और वो आंदोलन ठंडा पड़ा है, फीका पड़ा है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे उठे हैं, देखिए बीजेपी का तो हमेशा वोट शेयर इंटैक्ट रहा ना, बाय एंड लार्ज। ये तो दूसरा पहलू ये रहा कि बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट था, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ लगातार जिस तरह से हुआ, अगर वो थोड़ा रिगेन कर दिए तो वो भी केजरीवाल जी का नुकसान हुआ एक बड़ा। तो सर लेकिन मैं इसमें माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। लालू यादव एक मामले में जेल से बाहर निकलते हैं, वो अपने आप को विक्टिम बताते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उससे फायदा होता है, सीटें बढ़ जाती हैं उनकी। हेमंत सोरेन ने अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव दोबारा जीता, उन पर करप्शन के लगातार आरोप लग रहे हैं। जयललिता। तो ये मामला अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं लागू होता सर दिल्ली? देखिए, लालू यादव और हेमंत सोरेन तो कम से कम बिल्कुल एक खास किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, ट्राइबल को हेमंत सोरेन, और वहां पे यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, यादव पिछड़ों की आवाज। केजरीवाल जो रिप्रेजेंट करते थे, ईमानदारी को रिप्रेजेंट करते थे, वो किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के उस तरह से प्रतिनिधि थे। वो एक नई राजनीति का भरोसा दिला के, एक स्वच्छ और स्पष्ट राजनीति का और सब कुछ बदल डालूंगा वाली एक माहौल में आए थे, और बहुत सालों तक लोगों को ऐसा लगता रहा, और अभी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो चुनावों के नतीजों के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक बात। कि अभी तो हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली नतीजे जो भी आए, ये तो लग ही रहा है कि पहली जैसी बात नहीं रही है। मतलब आप कह रहे हैं छवि डेंट हुई है, कितनी हुई है, हार जितनी हो गई है या बड़ी मुश्किल से जीतने की हुई है, नहीं चल सकता आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड अलग हाई किए, सेट किए थे। इसका एक किस्सा हम बताते हैं। अपने जब मैं एडिटर हुआ करता था, तो मैंने लालू यादव जब जेल गए, करप्शन के चार्जेस थे, तो मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 रिपोर्टर लगाए कि ये पता करो कि एवरेज जनता क्या चाहती है। तो जो उनके वर्ग के थे, जो यादव वोटर्स थे, उन्होंने कहा अच्छा मेरा वाला करे तो बहुत ऐतराज है आप लोगों को। जब उनका करता था, वो उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया, जब उनके लोग करते थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब मेरा वाला कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कत है। इससे भी आगे की बात जी, कि 90s के अंदर, आई थिंक 98 या 99 में बिहार इलेक्शन में मैं वहाँ पे घूम रहा था पटना में और उसके आसपास के इलाकों में, तो सड़कों की हालत ऐसी थी बदतर, लोग बहुत ही परेशान होते थे, आपको छोटे डिस्टेंस के लिए भी कई घंटों लगते थे। तो एक रिक्शे वाला गिर गया, उसके घुटने पे खून निकल रहा, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, और मतलब इतना दर्द में बेहाल। और मैंने पूछा उससे कि कोई चुनाव का माहौल था कि भैया तुम किसको वोट करोगे, क्या तुम्हारी प्राथमिकता है? उसने कहा लालू यादव। क्यों? क्योंकि वो यादव था। भाई वहां पे ये जो एम्पावरमेंट की थीम थी ना, पिछड़ों को आवाज मिलने की, हमारी सत्ता में भागीदारी की, वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि वो बाकी सारी बातें नेपथ्य में चली गई। वो झूठी चेतना हो, ये अलग बात है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस था, लेकिन वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो होता है कि जो हजारों साल से उनको डिनाई किया गया था, और वो भैंसिया पे चढ़ के चीफ मिनिस्टर जब कह रहा है कि हमारा लड़का भैंसिया पे चढ़ के और कलेक्टर साहब को गाली देगा, तो इसका जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट था ये काफी दिनों तक रहा।
अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो रहा। तो लेकिन बढ़ गई कॉन्स्टिट्यूएंसी। इससे मनोज सर, इससे जुड़ी एक और बात ये कि जो अरविंद केजरीवाल का हार्डकोर वोटर है, जिसको वो वेलफेयर के सीधे फायदे पहुंचा रहे हैं, उसके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि हमें क्या मतलब, करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें मुफ्त की बिजली मिल रही है, मुफ्त का पानी मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर केजरीवाल हटते हैं तो फिर ये समस्याएं दोबारा से पैदा हो सकती हैं, लिहाजा हम तो केजरीवाल को ही चुनेंगे। ऐसा आपको लगता है कि रहा होगा, या वो माइंडसेट चेंज हो जाता है? वो दिल्ली में नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि करप्शन का लोअर सेगमेंट को मेरे को लगता नहीं कि कोई लंबा चौड़ा असर हुआ होगा, लेकिन मिडिल क्लास, जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था तो मिडिल क्लास पूरा सॉलिडली अरविंद केजरीवाल के साथ था। अरविंद केजरीवाल से वो बहुत ज़्यादा वो थे, इन्फ्लुएंस थे, और उसका जो फर्स्ट टेन्योर था, जब उन्होंने हेल्थ की बात करी, एजुकेशन की बात करी, तो वो भी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ थी जो कि मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब करप्शन की इमेज बनी, तो करप्शन की इमेज का जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास को ही सबसे ज़्यादा असर हुआ, और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल से दूर हटा है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक लोअर सेगमेंट की बात है, तो लोअर सेगमेंट को जो फ्रीबीज थी, फ्रीबीज, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में फ्री, तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने 2100 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने की बात करी, तो आपने देखा होगा कि शुरू में आम आदमी पार्टी के जहाँ बूथ थे वहाँ एक बहुत ही लंबी लाइन लगी, महिलाओं ने उसके आगे पर्चे भरने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज़ थी जो मिडिल क्लास को पसंद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने बाद में मिडिल क्लास के लिए एक तो टैक्स में कुछ कंसेशंस दिए, लेकिन साथ ही साथ लोअर क्लास के लिए उन्होंने बोला कि ये 2100 रुपये देंगे तो हम आपको 2500 रुपये देंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक कारण था। और फ्रीबीज देने में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी पार्टी से